बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में बात करते हैं जी वर्ल्ड अफेयर्स की, और वर्ल्ड अफेयर्स में जो गज़ा इजराइल वॉर है उसी को डिस्कस करते हैं। और उसमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। एक तो ये कि जो इजराइल एयर स्ट्राइक ऑन अल अहल अरब हॉस्पिटल इन गज़ा स्ट्रिप एंड बाइडन्स विजिट्स टू इजराइल, के जो अभी आपने देखा कि इजराइल जो है उसने क्या किया जी, उसने अल अहली हॉस्पिटल जो है गज़ा के अंदर उसके ऊपर एक तो अटैक किया और 500 लोग वहाँ पे शहीद हो गए, 500 फ़लस्तीनी जो है वहाँ पे शहीद हो गए। और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है इसराइल को, और उनकी तरफ से भी किया जा रहा है जिनका वो दोस्त है, यानी वेस्ट की तरफ से मगरबी ममालिक भी इसको काफ़ी ज़्यादा कंडेम कर रहे हैं। और इसराइल की जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हुई है इस अटैक के बाद जो उसने यहाँ पे किया। और साथ ही साथ जो बाइडन साहब का विजिट है, जो बाइडन का अमेरिकी सदर का इसराइल का, इसको भी हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे। खास करके ये विजिट जो है इंपॉर्टेंट है इस वजह से कि मिडिल ईस्ट के अंदर क्या जो हालात बनेंगे इस विजिट के बाद ये देखना है। और साथ में हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ वॉर एंड इजराइल गजा कॉन्फ्लिक्ट, के वॉर के लॉज क्या हैं और यहाँ पे इजराइल गजा कॉन्फ्लिक्ट के अंदर क्या ये अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो अब देखिए रिसेंट क्या हुआ कि 18 की रात को यानी 18 अक्टूबर को इजराइल ने क्या किया, उसने फ़लस्तीन के अंदर जो हॉस्पिटल, गज़ा के अंदर जो हॉस्पिटल था अरब का एक हॉस्पिटल, वहाँ पे ज़ख्मियों की ट्रीटमेंट हो रही थी, तो वहाँ पे उसने अटैक किया, एक एयर स्ट्राइक की, ठीक है, यानी कि जहाज़ के थ्रू वहाँ पे रॉकेट वगैरह गिराया, तो उससे 500 जो है फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। और इसकी वजह से इंटरनेशनली जो है और इंटरनेशनल मीडिया जो बहुत ज़्यादा जस्टिफाई कर रहा था इसराइल की इस वॉर को और फ़लस्तीनियों को जो है वो गलत कह रहा था, क्योंकि फर्स्ट स्ट्राइक फ़लस्तीन ने की, तो जाहिर बात है फर्स्ट स्ट्राइक जो करेगा तो उसके लिए मुश्किलात होती हैं, तो दुनिया तकसीम है खैर, लेकिन फिर भी जो है 90% जो वर्ल्ड है, जो वेस्ट वर्ल्ड है या जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो इजराइल के साथ थे। लेकिन इस अटैक के बाद से जो है वो बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिकली चीजें चेंज हुई हैं और काफी ज्यादा इजराइल को क्रिटिसाइज किया गया है कि भाई वॉर के लॉस के तो खिलाफ है। एक तो हॉस्पिटल आप तो वॉर कर रहे हैं, ऊपर से हॉस्पिटल तो ट्रीट कर रहे हैं, तो आपने वहां पे किस लिए जो है वो ये अटैक किया है, ठीक है। तो काफी ज्यादा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया गया, गो कि इजराइल ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई ये हमने नहीं किया। अब होता क्या है जी, डेडली बॉम्बिंग हो रही है कहां पे, अल अहल अरब हॉस्पिटल के अंदर गजा सिटी के अंदर, यहां पे हुई रात के टाइम पे, ट्यूसडे नाइट को ये होती है। और इसके अंदर 500 जो है वो लोग जो है वो शहीद हो जाते हैं यहां पे हेल्थ ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंगली, और फिलहाल ये अभी बढ़ेंगे। तो इससे क्या होता है, इससे दोबारा से एक दूसरे के ऊपर इल्जामात का एक सिलसिला जो है वो म्यूचुअल एक्विजिशंस का एक सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। इजराइल ये कहता है कि भाई ये जो हमास है उसी का, हमास का एक रॉकेट जो है जो उसने फायर किया था इजराइल के ऊपर वो फेल हो गया और नतीजे के तौर पर हॉस्पिटल के ऊपर गिरा और वहां पर जो है वो तबाही हुई। और जबकि हमास ये कह रहा है कि हमने ऐसा नहीं किया, बल्कि इजराइल ने जो है ये एयर स्ट्राइक की है। और यहां पर गो कि अब जाहिर बात है सबूत तो सामने है कि इजराइल ने ही ये काम किया है, लेकिन इजराइल इसको मानने को तैयार नहीं है। तो इजराइल का जो एयर अटैक है हॉस्पिटल के ऊपर, गजा स्ट्रिप के ऊपर, इसने काफी ज्यादा जो है वो वेस्ट के वर्ल्ड के लोगों को नाराज किया। तो 500 लोग इसके अंदर किल हो चुके हैं और जो इल्जामात है वो एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो जो इजराइल है वो ये कह रहा है कि भाई ये जो पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद है, PIJ जिसको कहा जा रहा है, यानी हमास जो है, ये उसने, हमास के बाकी उसके जो ग्रुप है उन्होंने रॉकेट यहां पे फायर किया है। और हॉस्पिटल क्या था जी, हॉस्पिटल के अंदर जाहिर बात है कौन लोग थे, जख्मी थे या वो लोग थे जिन्होंने शेल्टर लिया हुआ था इजराइल की एयर अटैक से बचने के लिए, और वो आम सिविलियंस थे, ठीक है। वॉर लॉस के अकॉर्डिंगली आप सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, हॉस्पिटल के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, डॉक्टर, इनके ऊपर आप वॉर के दौरान भी अटैक किसी भी सूरत नहीं कर सकते, ये प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है, वॉर प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है। तो वर्ल्ड लीडर्स जो हैं इसके ऊपर उन्होंने काफी ज्यादा कंडेम किया है, ठीक है, और हर तरफ से जो है वो कंडेम हो रहा है। यहां तक कि जो जॉर्डन का जो समिट था, ठीक है, बाइडन ने वहां पे आना था मिडिल ईस्ट में, आज उनका है 18 अक्टूबर को उनका विजिट है और वो पहुंच चुके हैं इस टाइम पे। तो उसमें क्या है कि जो जॉर्डन के जो सदर साहब है उन्होंने मिलने से, उर्दन यानी कि उसके सदर ने मिलने से इनकार कर दिया। इसी तरह से फ़लस्तीन के जो हमास साहब हैं उन्होंने भी मिलने से इनकार कर दिया कि भाई अब हम नहीं मिलेंगे बाइडन साहब से। उन्होंने क्यों जो है वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इजराइल जो है वो बच्चों के ऊपर और आम हॉस्पिटल्स के अंदर अटैक कर रहा है, इसलिए उन्होंने भी मिलने से इनकार कर दिया। तो काफ़ी जो है वो चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही हैं इस अटैक के बाद। ये अटैक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो देखिए जो हॉस्पिटल के ऊपर अटैक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब बाइडन साहब क्यों आ रहे थे यहां पे, क्योंकि बाइडन साहब इसलिए आ रहे थे कि भाई मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो जाके एक तो ये शो करें कि इजराइल को वो सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरा कुछ ममालिक के साथ मिलके, जैसे उर्दन है जिसके अच्छे ताल्लुकात हैं इजराइल के साथ, जिसका बॉर्डर भी है, लेकिन यहां पे हिजबुल्लाह जो है वो काफी टफ टाइम दे रही है उर्दन के अंदर ही, लेकिन वो स्टेट की तरफ से तो नहीं दे रही, वो ईरान उसको सपोर्ट कर रहा है। दूसरी साइड पे जो है उनकी कोशिश थी कि फलस्तीन के सदर से मुलाकात की जाए और महमूद अब्बास और उनसे जो है बातचीत की जाए, लेकिन अब इन दोनों ने मिलने से इनकार कर दिया इस अटैक के बाद से। और ऐसा लगता है, अब मैं हर बार आपको कहता हूं कि ये एक्सपर्ट्स की राय है, कि ऐसा लगता है
कि जो इजराइल है वो किसी सूरत भी चाह ही नहीं रहा कि ये वॉर खत्म की जाए। वो चाहता है कि गजा को, जो 2005 के अंदर गजा को उसने छोड़ा था, इजराइल ने 2005 में गजा को छोड़ा और 2007 के अंदर जो है यहां पे जो है कब्जा हो गया हमास का। तो इसलिए इजराइल दोबारा से इसका ये वापस लेना चाहता है। तो इसलिए इजराइल ने जानबूझ के शायद ये किया कि भाई जब जो बाइडेन साहब यहां पहुंचे तो उनकी ये मीटिंग जो है या जो भी है वो क्या हो, वो वन साइडेड रहे, यानी वो फिर जाहिर बात अब कहां पे वो रहेंगे, वो इजराइल में होंगे, तो इजराइल की सपोर्ट उन्हीं के साथ ही होगी। अगर वो जाते उर्दन भी चले जाते या वो दूसरे ममालिक के साथ मुलाकात भी हो जाती जो बाइडेन की, तो इससे क्या होता कि शायद ये कहा जाता कि आप वॉर को खत्म करें, जंगबंदी करें, सीज फायर करें। लेकिन इजराइल तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाह रहा, तो इसलिए इजराइल ने शायद प्लान करके जो है ये काम किया ताकि जो है जो बाइडेन का जो विजिट है वो वन साइडेड ही रहे, फेल हो जाए डिप्लोमेटिकली, यानी डिप्लोमेसी ना हो सके इसके अंदर, ताकि जो है वो जो करना चाहता है वो करे, क्योंकि अभी इजराइल बिल्कुल इस मूड में नहीं है कि वो इसको रोके। और आपने देखा गजा का जो मुआसरा है वो एक हफ्ते से जारी है और इस पट्टी को बिल्कुल हर साइड से बंद कर दिया। अब ना कहीं मुहाजिरीन को मिस्र जाने दिया जा रहा है, ना शाम में उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, उर्दन में नहीं जाने दिया, वो कहीं नहीं जा पा रहे, ना समंदर में जो है वो वहां पे दोपहरी बेड़ा मौजूद है। तो इसका मतलब अब ये कोशिश पक्की है कि किसी तरह से इनको यहाँ पे टॉर्चर किया जाए, इनको इंतहाई जो है कमजोर किया जाए और यहाँ पे दोबारा से जो अपना कंट्रोल है उसको बहाल किया जाए। गो कि हमास के माना जा रहा है कि 30,000 के करीब जो है फाइटर्स यहाँ पे मौजूद है, मुजाहिदीन हैं। तो अब ये कितना अरसा वॉर चलती है, लेकिन इजराइल इस बिल्कुल मूड में नहीं है कि वो रिकॉन्सिलेशन करे या इस वॉर को खत्म करे, इसीलिए ये हालात इस तरह के पैदा हो रहे हैं। वरना एक दिन पहले हॉस्पिटल के ऊपर जानबूझ के एयर स्ट्राइक करने का कोई पर्पस नहीं था। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं जी लॉज ऑफ वॉर एंड इजराइल गजा कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं कि लॉ क्या है वॉर के। देखिए आपने एक सुना होगा, इसको IR में डिटेल से डिस्कस भी कर चुका हूं, तो यहां पे हम इसे थोड़ा सा समझेंगे। देखिए जैसे आपने सुना होगा, कहा जाता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, कि भाई प्यार के अंदर और जो वॉर है जंग के अंदर, लड़ाई और जंग के अंदर सब कुछ जायज है, ये कहा जाता है ऐसा ही। और ये हम कहते हैं कि भाई इस्लाम में ये नहीं है बल्कि ये गोरों ने निकाला। लेकिन जो क्रिश्चियनिटी है, जो मजहब है ईसाइयत के अंदर भी ये नहीं है, इस क्रिश्चियन मजहब के अंदर भी वो ये कहते हैं कि भाई लव या वॉर के अंदर जो है वहां पे रूल्स मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है अब वॉर के अंदर हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा हरगिज नहीं है कि अब इजराइल और गजा अगर वॉर के अंदर हैं तो इजराइल लोगों का खाना पीना पानी सब बंद कर देगा, हॉस्पिटल्स के ऊपर स्ट्राइक करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इजराइल ऐसा ही कर रहा है, वो ये कह रहा है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, जो कि अगेंस्ट है क्रिश्चियंस टीचिंग के भी, इस्लाम की टीचिंग की तो खैर खिलाफ है ही है। तो इसलिए अब ये जो वॉर लॉ के वॉर्स हैं ये क्या है, सेट ऑफ मॉरल बाउंड्रीज हैं, ठीक है। ये कुछ इखलाकी हदें हैं जो कि हमें, चाहे हम वॉर भी लड़ रहे हैं तो हर मुल्क को उसका ख्याल रखना चाहिए, इसीलिए कुछ जो है वो कन्वेंशन इसके ऊपर पास हुए हुए हैं। अब अगर इसको हम देखते हैं तो इसको ये जो लॉज हैं वॉर के, इनको कहा जाता है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज, कि ये आलमी जो है वो ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं और इनको IHL भी कहा जाता है। ये 1994 के जो कन्वेंशन है उनके ऊपर मौजूद है, उनमें मौजूद है, यानी कि 4 कन्वेंशन जो है 1949 के जिनेवा कन्वेंशन के, उनको मिला के वॉर के लॉज या इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज बनते हैं। 4 कन्वेंशन है मुख्तलिफ। इसके साथ साथ इसमें 2 मजीद एडिशन की हुई हैं प्रोटोकॉल्स की, जो 1977 के अंदर इसमें हूज कन्वेंशन के अंदर जो है नीदरलैंड के अंदर इसको शामिल किया गया था, 1899 के और 1907 के, यानी ये हुए तो पहले थे, ये कन्वेंशंस पहले के थे। जो यूरोप के अंदर वॉर्स होती रहती थी, आपने यूरोपियन हिस्ट्री में देखा होगा कि कितनी वॉर्स होती थी, तो उनके अकॉर्डिंगली फिर यहां पे ये पहले से साइन हुए हुए थे 1899 के और 1907 के कन्वेंशंस थे, तो इनको भी 1977 के अंदर शामिल कर लिया गया था वॉर के अंदर जिनेवा कन्वेंशन में। तो इसका मतलब 6 टोटल प्रोटोकॉल्स आप कह सकते हैं या कन्वेंशंस हैं वॉर के ऊपर, कि भाई आपने वॉर के क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं, और ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसलिए वॉर के लॉज के अकॉर्डिंगली ही होगा। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां आपके समझने की है वो क्या है कि भाई स्पेयर सिविलियंस एंड अदर्स हु नो लॉन्गर एक्टिव इन कॉम्बैट, कि वो तमाम लोग जो कि वॉर का हिस्सा नहीं है, चाहे वो सिविलियन है, औरतें हैं, बच्चे हैं, और जो वॉर में डायरेक्टली शामिल नहीं है या शामिल थे लेकिन अब पीछे हट चुके हैं, उनके ऊपर आप जो है वो अटैक नहीं कर सकते और किसी तरह से नहीं कर सकते, उसमें जो है वो बाकी लोग भी। तो इसलिए ये वॉर के बहुत सिंपल लॉज हैं, ठीक है, और ये इंटरनेशनल लॉ के अंदर अब शामिल हैं कि इंटरनेशनली जो है अगर इजराइल के ऊपर जो है वो केस होता है, वो क्या आपको पता है माइट इज राइट होगा तो कुछ नहीं, लेकिन अगर हो तो ये उसके अकॉर्डिंगली फैसला हो सकता है कि भाई आपने वॉर के जो कन्वेंशंस हैं उनको क्या क्या डिनाई किया। लेकिन अब यहां पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, जो वेस्ट इस बात को कहता है और इजराइल इस बात को ज्यादा उछाल रहा है। इजराइल ये कहता है कि जो लॉज हैं वॉर के, लॉज जो हैं वॉर के वो होते हैं स्टेट
टू स्टेट, यानी एक रियासत का दूसरी रियासत के साथ जब जंग होती है तो अल्टीमेटली वो, क्योंकि रियासतें तो यूएन के अकॉर्डिंगली रजिस्टर्ड हैं यूएन में, यानी कि उनकी वोटिंग मौजूद है, तो जाहिर बात है फिर वहां पे तो ये हो सकते हैं। लेकिन इजराइल नाम की, फलस्तीन नाम की तो कोई रियासत है ही नहीं यूनाइटेड नेशन के अंदर, तो इसका मतलब ना ही उन्होंने यूनाइटेड नेशन का चार्टर जो है फॉलो किया हुआ है। तो एक तो इसलिए इजराइल कहता है कि हम इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं क्योंकि फलस्तीन नाम की कोई चीज नहीं है। दूसरा, इजराइल का ये मानना है जो इंपॉर्टेंट है, वो ये कहता है कि भाई ये जो हमास है इसको तो ऑलरेडी हमने जो है वो दहशतगर्द ग्रुप कहा हुआ है, ठीक है, तो ये तो दहशतगर्द ग्रुप है, और ना ही गजा जो है वो एक स्टेट है, गजा तो फलस्तीन का एक हिस्सा है। तो इसका मतलब यह है कि हम जिनके साथ लड़ रहे हैं वो एक स्टेट नहीं है। तो जब वो स्टेट नहीं है, ठीक है, जब वो स्टेट नहीं है तो इसलिए हम उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं, चाहे वो सिविलियंस हो या चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि वो इन लोगों के बीच में मौजूद हैं। ये कहना है इजराइल का। तो इसलिए वो कहता है कि भाई हमारे ऊपर जो वॉर के लॉज हैं ये अप्लाई नहीं होते, ये इजराइल का मानना है। लेकिन दूसरी साइड पे अब क्योंकि इजराइल क्या मान रहा है कि ये नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट है, कि ये इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब दो रजिस्टर्ड स्टेट जो यूएन के अंदर मौजूद हैं उनके बीच में होता। लेकिन क्योंकि हमास तो रजिस्टर्ड नहीं है, वो तो उल्टा दहशतगर्द है। इसी तरह से फलस्तीन इटसेल्फ अगर कंट्री भी, स्टेट भी होता तो वो भी रजिस्टर्ड नहीं है यूएन में। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे ये नॉन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, तो इसका मतलब इसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ अप्लाई हो ही नहीं सकता। इंटरनेशनल लॉ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर होगा, ये कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से, ठीक है, और हमेशा से ये कह के वॉर करता आया है। लेकिन दूसरी साइड पे ये कहा जा रहा है कि ये जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं ये इक्वली अप्लाई होते हैं कोई भी पार्टी है उनके बीच में, इररिस्पेक्टिव कि वो कॉन्फ्लिक्ट किस नेचर का है या वहां पे वो दहशतगर्द तंजीम है या नहीं है। इससे हट के जो है कहा जा रहा है कि चाहे हमास है, चाहे उसके मुकाबले में कोई भी है, दूसरी साइड पे इजराइल है, तो ये दोनों के ऊपर अप्लाई होगा, ये कहा जा रहा है इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का। लेकिन खैर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो भी कहें, इजराइल तो इसको मानेगा नहीं, तो इसलिए ये वॉर उसी तरह से लगी हुई है। अब यहां पे एक थ्योरी है जस्ट वॉर थ्योरी, इसे हम आईआर के अंदर भी स्टडी करते हैं वॉर के टॉपिक के अंदर। ये जस्ट वॉर थ्योरी क्या कहती है? ये एक क्रिश्चियन थ्योरी है, यानी मजहब के ऊपर बेस करती है। अब जाहिर बात है ईसाई जो हैं वो तो मजहब को भी कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं, लेकिन यहूदी जो हैं वो अपने मजहब को फॉलो करते हैं। तो यहूदियों के लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि जो नॉन यहूदी हैं, ठीक है, जो वो यहूदी नहीं है उनको आप मारो, उनको कत्ल करो, उनको लिए सवाब है। उनके लिए तो यही है सिंपली, जो जोडिज्म को नहीं मानते आप उनको कत्ल कर सकते हैं, ये उनके मजहब के अंदर है, ये मानते हैं कि भाई तौरात में ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये तो इस थ्योरी को भी नहीं मानते, लेकिन जो इनके सपोर्टर्स हैं, सपोर्टर कौन है? सपोर्टर है अमेरिका, सपोर्टर है वेस्ट। वो कौन है? वो तो यहूदी ईसाई हैं। तो ईसाइयों के नजदीक भी जस्ट वॉर की एक थ्योरी है, और वो क्या है कि भाई आप जब भी वॉर करें उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। एक तो वो मॉरल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली हो, और दूसरा उसकी जस्टिफिकेशन हो कि अगर वॉर के बिना भी मामलात हल हो सकते हैं तो करें, आखिरी हद तक कोशिश करें कि वॉर ना हो, और एट द एंड जब कोई चांस ना बचे तो फिर भी आप वॉर करें। लेकिन अगर आप उसके बाद जीत जाते हैं तो तब भी आप दुश्मन के साथ ऐसा सलूक ना करें। इसका मतलब यह है कि जो जस्ट वॉर थ्योरी है ये अप्लाई हो रही है, और वेस्ट अब इसको देख रहा है कि भाई जस्ट वॉर थ्योरी के अकॉर्डिंगली आप देखें तो आपको कुछ ना कुछ इंसानी हुकूक का ख्याल रखना है। और इंसानी हुकूक में आपने हॉस्पिटल के ऊपर क्यों अटैक किया, इसीलिए इसके ऊपर जो है काफी ज्यादा तनकीद की जा रही है इजराइल के ऊपर, और डिप्लोमेटिकली वो वीक हो रहा है। अगर रिएक्शंस की बात करते हैं, ये जो अटैक हुआ इसके ऊपर रिएक्शंस क्या आए, तो जो वेस्टर्न लीडर्स हैं उन्होंने काफी ज्यादा कंडोलेंस शो किया। गो कि ये अलग बात है कि उन्होंने इजराइल को डायरेक्टली ब्लेम नहीं किया, समझ गए हैं? क्योंकि जाहिर बात है इजराइल को ब्लेम करने का मतलब है अमेरिका को ब्लेम करना, क्योंकि अमेरिका उसकी सपोर्ट में है। तो अमेरिका को सपोर्ट कोई नहीं, अमेरिका के अगेंस्ट तो कोई नहीं जा सकता, ना ही अमेरिका खुद अपने अगेंस्ट जा सकता है। इसलिए बाइडेन साहब ने भी जो है वो यहां पे क्या किया जी, उन्होंने अपना कंडोलेंस शो किया, लेकिन इजराइल का नाम नहीं लिया या उसके ऊपर नहीं किया। तो वेस्ट भी अब गो कि खैर ये स्टेप 1 है, ये एक अच्छी बात है कि कम से कम उन्होंने जो है वो ये रवैया देखा इजराइल का कि इजराइल किस तरह से इस वॉर को लेके जा रहा है, और उन्हें अंदाजा हो रहा है कि इजराइल जो है अब वो दुश्मनी निकालने पे आ चुका है। ये अब सिर्फ जंग नहीं है, और इजराइल ये बात कह भी चुका है कि अब ये जंग नहीं है, अब ये उसकी जातियात पे आ चुका है कि भाई ये अब हमास को हम नहीं छोड़ेंगे, अब हम जो है ना, और जिस शहर ने उनको पनाह दी हुई है गजा ने, ठीक है जी, तो ये जो गजा है अब हम गजा सिटी को भी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने क्यों हमास वालों को यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसलिए अब वो दुश्मनी निकालने पे आ गया, दाना पानी उनका बंद कर दिया, बिजली उनकी बंद कर दी, अब हॉस्पिटल्स में उनका इलाज भी नहीं हो सकता, भाग वो सकते नहीं है क्योंकि गजा हर साइड से जो है वो बाउंड है, उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। इवन दूसरे मुल्क भी उन्हें एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे ना। प्रॉब्लम ये है कि मुस्लिम कंट्रीज का जो रोल है वो भी बहुत ज्यादा नेगेटिव है, तो ये प्रॉब्लम है वहां पे, और गजा वाले वहां महसूर हैं सिर्फ मरने के लिए। तो इसलिए इजराइल अब इनको शदीद टॉर्चर कर रहा है। तो इजराइल को जो रिएक्शंस आ रहे हैं उसमें
हिट तो किया जा रहा है लेकिन इजराइल को डायरेक्टली नहीं कहा जा रहा, ठीक है। उसमें अगर हम देखते हैं यूएस का रिएक्शन, तो जो बाइडेन ने कहा कि भाई ये बहुत गलत है, लेकिन ये नहीं कहा कि इजराइल ने गलत किया, कहा कि ये जो हुआ वो गलत है। यूरोपीय यूनियन के लीडर्स जो हैं उन्होंने कुछ रिएक्शंस दिए। फ्रांस के सदर साहब जो पहले के काफी ज्यादा उन्होंने खुल के सपोर्ट की थी इजराइल की, अब उन्होंने जो है वो ये बात कही है कि भाई ये किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप अस्पतालों के ऊपर जो है वो अटैक करें, ये सिविल लॉज के खिलाफ है या वॉर लॉज के खिलाफ है, वो भी खुल के बोले हैं। इसी तरह से यूरोपीय यूनियन जो है वो सामने आई है। चाइना रशिया तो पहले से ही आपको पता है मुखालिफ है इजराइल के, इन्होंने इसलिए खुल के जो है रिएक्ट किया इसके ऊपर। इवन रशिया ये भी कह रहा है कि अगर आपको हेल्प चाहिए फलस्तीन को तो हम आपकी हेल्प करने को भी तैयार हैं, तो वो तो एक स्टेप आगे जा रहा है। दूसरी साइड पे मुस्लिम रिएक्शन जो है इसके ऊपर काफी अफसोस आप कर सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज आपको पता है डिवाइड हैं, तो जो ओआईसी है ये अपना कोई भी रोल प्ले नहीं कर रही, ठीक है। गो के कहा यह जा रहा है और ईरान खास करके इस बात को जोर लगा रहा है कि ओआईसी अपना रोल प्ले करे, कि सिर्फ एक ईरान इस टाइम पे खुल के जो है वो सपोर्ट कर रहा है हमास को, बाकी कोई भी मुस्लिम कंट्री इस टाइम पे सपोर्ट नहीं कर रहा फलस्तीन को। तो ये अटैक हुआ, कंडेम तो कर रहे हैं लेकिन सपोर्ट नहीं कर रहे, कोई भी सपोर्ट खुल के नहीं कर रहा। इसके साथ साथ देखते हैं कि तो बाइडेन साहब का जो विजिट है इसको थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली देखते हैं, इसके साथ लिंक करते हैं। तो देखिए जो बाइडेन का विजिट है उनका विजिट क्या है जी, 18 अक्टूबर का उनका विजिट है। तो उनका विजिट का पर्पस यही है कि वो बता सके कि वो इजराइल के साथ हैं। लेकिन क्या ऐसे में जब पूरी की पूरी जो है वो सिविल सोसाइटी अब खिलाफ हो रही है इजराइल के, तो क्या जो बाइडेन ये रिस्क ले पाएंगे कि वो ओपनली जो है वो इजराइल को ये कह सकेंगे हाँ हम आपके साथ हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो एयर स्ट्राइक हुई है हॉस्पिटल के अंदर, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स पैदा हो गई हैं। और ये जो विजिट हो तो चुका, बाइडेन साहब पहुंच भी चुके, लेकिन वो एक वीक पोजीशन में आ चुके हैं कि जाहिर बात है अमेरिका के सदर है, उसको वीक पोजीशन में नहीं आना चाहिए। तो उनकी कोशिश यही थी कि भाई मैं जो है वो मुलाकात करूंगा जी उर्दन से, साथ में जो है वो देखूंगा शाम के साथ कोई ना कोई बातचीत होगी, साथ में जो है वो सऊदी अरब के साथ बातचीत होगी, मिस्र के साथ बातचीत होगी, टर्की के साथ बातचीत होगी। डिप्लोमेटिकली आपने देखा कि जो ब्लिंकन है वो तो विजिट करके चले गए हैं, उनकी शटल डिप्लोमेसी हो चुकी है, ठीक है। शटल डिप्लोमेसी का मतलब ये है कि वो आए और 3-4 मुल्क घूम के चले गए, एक मुल्क में गए, दूसरे में गए, तीसरे में गए, और सबको ये पैगाम दे दिया कि आपने इस वॉर में नहीं उतरना, अदरवाइज आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं थ्रेट करके गए हैं ब्लिंकन साहब। अब पीछे से जो है वो बाइडेन साहब भी पहुंच आए हैं, लेकिन अब क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उर्दन ने मिलने से इनकार कर दिया, अच्छा फलस्तीन के सदर ने मिलने से इनकार कर दिया कि भाई अब ये जो अटैक हुआ इसके नतीजे के तौर पे, तो इसका मतलब अब ये वीक पोजीशन में है। अब अगर कोई मुल्क इस्लामिक कंट्री मिलता भी है, लेट्स सपोज सऊदी अरब भी मिलता है, तो अब सऊदी अरब के लिए आसान नहीं है मुलाकात करना, क्योंकि पब्लिक प्रेशर इतना ज्यादा है कि उनके लिए मिलना पॉसिबल नहीं है। तो जो बाइडेन साहब इस टाइम पे एक वीक पोजीशन में हैं, तो उनके पास एक ही ऑप्शन होगा कि वो इजराइल में ही रुकें। तो जब इजराइल में रुकेंगे तो इजराइल को ही सपोर्ट मिलेगी, लेकिन वो क्या अपने लोगों को खफा करके, नाराज करके ये कर सकते हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखना यह है कि यहां पे इस मुलाकात के बाद अब क्या होता है, कि जो स्टेटमेंट्स आती हैं वो क्या आती हैं। जो पहले आनी थी, एक दिन पहले आनी थी स्ट्राइक से, वो तो सिंपल थी कि भाई हम इजराइल को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। अब भी खैर वही आएंगी, लेकिन अब जाहिर बात है उसमें वो शिद्दत नहीं हो सकती, क्योंकि अब ये वीक पोजीशन पे है। तो जो पब्लिक स्टेटमेंट होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और उसको क्लोजली जो है वो देखना होगा, एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं, और वही तय करेगी कि ये वॉर किस साइड पे आगे जा रही है। क्या जो है वो अमेरिका अभी भी उसी तरह से 100% हिमायत में खड़ा है, जो कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर ऐसा है तो अब क्या होगा, और ये सिविलियंस हैं इसके ऊपर जब अमेरिका को तनकीद का निशाना बनाया जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो इजराइल ने किया उसके नतीजे के तौर पे इस टाइम पे जो है वो इजराइल खुद कमजोर हो चुका है। अब बात करते हैं ईरान की। तो ईरान देखिए इस टाइम पे जो है वो खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रहा है हमास को, और ईरान जो है वो काफी ज्यादा धमकियां भी दे चुका है कि भाई अगर जो है वो आपने वॉर न रोकी, या आप खासकर के ईरान ने ये धमकी दी थी कि अगर आप जमीनी तौर पे जो है दाखिल होते हैं गजा के अंदर, ठीक है, और गजा में वहां पे सिविलियंस को अटैक करते हैं, तो हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे। और फलस्तीन का इजराइल जो है उसका खुद भी ये मानना है कि अगर ईरान पीछे से हट जाए तो हम जो है वो इनको बहुत जल्दी शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन शायद अभी ऐसा लगता नहीं है। तो ईरान जो है वो आपको पता है उसकी यूएस के साथ तो वैसे भी नहीं बनती, तो इसलिए यूएस और ईरान जो है वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, और यूएस ये जानता है, और यूएस का विजिट का जो पर्पस है वो सिर्फ एक पर्पस है, मैं आपको यहां बताऊं, सिर्फ एक वजह है कि बाइडेन साहब जो है खुद भागते भागते जो है वो फिलिस्तीन या पहुंच आए हैं इजराइल में। वो क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि अगर उन्होंने मुस्लिम लीडर से मुलाकात ना की और उन्हें रोका ना ईरान की सपोर्ट से, तो कहीं ईरान तो उतर आएगा वॉर के अंदर, आज नहीं तो कल। ईरान तो वैसे भी इनडायरेक्टली उतरा हुआ है, तो डायरेक्टली भी वो इसमें शामिल हो सकता है, और उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी मौजूद है कि वो इजराइल को जो है वो बीच में शामिल कर सकता है। तो ये पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो आग बनेगा, ठीक है। तो इसलिए ये भागते भागते आए हैं कि किसी तरह से बाकी ममालिक, जैसे यानी कि सऊदी अरब है या जो बाकी दूसरे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, उनको रोका जाए कि भाई आपने शामिल नहीं होना, या आपने समझाना है ईरान को कि भाई ईरान शामिल ना हो इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर।
बात समझ रहे हैं, ये बेसिक पर्पस है। लेकिन ईरान शायद आपको पता है वो इनकी नहीं सुनेगा। अब सेटबैक इन मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें तो सेटबैक ये जो विजिट है, जैसे मैंने कहा कि जो बाइडन साहब है उनका विजिट तो आ रहा है, लेकिन अब सेटबैक ये हुआ कि जॉर्डन ने, उर्दन ने मिलने से इनकार कर दिया, फलस्तीन ने भी मिलने से इनकार कर दिया। तो इसलिए अब मिडिल ईस्ट के अंदर एक जॉर्डन के साथ काफी ज्यादा उम्मीद थी, यानी उर्दन के साथ उम्मीद थी बाइडन को, क्योंकि उर्दन के साथ एक तो बॉर्डर बहुत ज्यादा है इनका, फलस्तीन का या इसराइल का, और दूसरा इनके ताल्लुकात काफी जो है वो अच्छे हैं, और खास करके 1994 से जो इनके ताल्लुकात बने हैं उर्दन के साथ इसराइल के, वो काफी अच्छे हैं। यहां इस पिक्चर में देखिए ये है इसराइल, ठीक है, और ये है जॉर्डन। तो ये यहाँ पे उर्दन का बॉर्डर है साथ में, ये फिर आगे शाम में शाम है। तो इनका सबसे ज्यादा बॉर्डर यहाँ देखिए तो इसी के साथ है, और इनके ताल्लुकात भी इजराइल के साथ अच्छे हैं। तो अब यहाँ पे जो है इनके साथ बातचीत हो सकती थी, लेकिन अब मना हो गया, तो वो बात नहीं रही। तो क्लोज करते हैं और एट द एंड ईरान और गजा इजराइल वॉर के ऊपर बात करते हैं। तो आप देखिए ये एक जो है वो ट्वीट भी मौजूद है इमाम खुमैनी का। वो क्या कहते हैं जी, ये जो इनके इमाम हैं, कहते हैं विद गॉड्स ग्रेस दिस मूवमेंट दैट हैज स्टार्टेड इन पैलेस्टाइन विल एडवांस एंड रिजल्ट इन अ कंप्लीट विक्ट्री ऑफ द पैलेस्टीनियंस। यानी इस ट्वीट के अंदर कंप्लीट 100% आप देखें तो ये बता रहे हैं कि हमारी सपोर्ट जो है वो फलस्तीन के साथ है, एक ये बता रहे हैं। दूसरा इन्होंने कहीं इसराइल का नाम ही नहीं लिया कि भाई इसराइल कोई है ही नहीं, इसराइल कोई रियासत ही नहीं है, तो उनका नाम क्यों लिया जाए। समझ रहे हैं बात को? कहने का मतलब ये है कि ईरान इस टाइम पे खुल के सपोर्ट कर रहा है, और ईरान ने धमकियां भी दी हुई हैं, तो आज नहीं तो कल ईरान शायद इस वॉर के अंदर जो है वो शामिल हो जाए। गो कि ईरान के लिए थोड़ा मुश्किल है। अगर यहाँ पे मैप में आप देखेंगे तो ये है ईरान, और यहाँ पे ये वॉर इस टाइम पे जो है वो लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से इसके लिए फिर इराक है, फिर साथ में सीरिया है, और उसके बाद फिर जो है ये है। तो डायरेक्टली तो शामिल होना जमीनी रास्ते से मुश्किल है, लेकिन एयर स्ट्राइक्स के थ्रू अगर इसको इजाजत मिलती है तो जाहिर बात है ये शामिल हो सकता है, मिसाइल्स के थ्रू ये शामिल हो सकता है इस वॉर के अंदर। तो यहाँ पे काफी ज्यादा थ्रेट है, और यही सबसे बड़ा थ्रेट है जो बाइडन साहब यहाँ पे भागते भागते आए हैं, ठीक है। और इसी तरह से ईरान ने अब जो है वो ओआईसी से भी कहा है कि आप तमाम के तमाम मालिक जो है जिन्होंने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया, सब ने किया पाकिस्तान को छोड़ के, आप जो इजराइल का एम्बेसडर है उसको निकालें मुल्क से, और साथ में जो है वो ऑयल बंद करें, ठीक है, ऑयल नहीं देना इजराइल को, ताकि उसका फ्यूल भी बंद हो जैसे उसने गजा का किया, ये कहा जा रहा है। और साथ में सैंक्शंस लगाएं इस्लामी ममालिक की तरफ से कहा जा रहा है। तो जब 57 ममालिक अगर इजराइल के ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं तो अल्टीमेटली इजराइल के लिए चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी, लेकिन शायद ऐसा करना बहुत मुश्किल है। तो एट द एंड से कंक्लूड करते हैं। अब देखिए यूएस इजराइल और मिडिल ईस्ट की जो डिप्लोमेसी है, देखते हैं ये कहां पे पहुंचती है। वेस्टर्न मीडिया का रोल फिलहाल तक 90% जो है वो प्रो इजराइल है, लेकिन कल की अटैक के बाद कुछ डिफरेंस हुआ, अब थोड़ा सा डिफरेंस पैदा हुआ, उसके अंदर देखते हैं। और मुस्लिम लीडर्स का जो रोल है वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है यहाँ पे, सिवाय ईरान के। इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस वॉर को एक्चुअली में इस्लामिक वॉर नहीं बनने दिया जा रहा। जैसे क्रूसेड्स होती थी ना, सलीबी जंगें, तो सलीबी जंगों में हमेशा यूरोप एक शोर किया करता था कि भाई वो उसे मजहबी जंग बना देता। मुसलमानों और ईसाइयों की जब जंग होती तो उसे मजहबी जंग बनाता, और पूरा का पूरा यूरोप निकल आता उन वॉर्स के लिए। अब यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है, और ये कोशिश की जा रही है गजा की तरफ से या हमास की तरफ से कि भाई किसी तरह से ये इस्लामिक वॉर बने। इस्लामिक वॉर जब ये बनेगी तो लाजमी बात है सारे इस्लामिक कंट्रीज को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी, लोगों के प्रेशर के अंदर, ठीक है। लेकिन अमेरिका की एक ही कोशिश है कि ये इस्लामिक वॉर ना बने किसी भी सूरत में, क्योंकि इस्लाम तो वैसे ही मुसलमान यहूदियों से नफरत करते हैं। तो ये बात बाइडन साहब को पता है, इसलिए वो पूरी कोशिश में है इस डिप्लोमेसी के थ्रू कि ये वॉर जो है ये दो ममालिक के बीच में रहे, 2 स्टेट वॉर जैसे होती है वैसे ही रहे, और इजराइल जो है वो फलस्तीनियों की जो है वहां पे उनकी इसी तरह से सब कुछ सत्यानाश करता रहे। तो अब ये देखते हैं आगे क्या बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।